ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स में एक टॉपिक कवर हो गया है, थर्मल एक्सपेंशन, है ना। अब स्टार्ट करेंगे इसमें दूसरा टॉपिक थर्मल फिजिक्स में केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसका है ये लेक्चर नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो कुछ एक तो दिमाग में हिंट आ रहा होगा कि मोशन की बात हो रही होगी, क्योंकि बिना मोशन के काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती। ठीक है, तो मोशन कैसे होता है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल क्या होता है, वो क्या होता है, रैंडम मोशन करते हैं, है ना। अब देखो हम ही लोग ही हैं, दिन भर उनको इधर से भगा रहे हैं, अब तुम्हें दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है। हम जितनी बार कैमरे के आगे इधर उधर जा रहे हैं, बेचारे कुछ मॉलिक्यूल इधर धक्का खा रहे होंगे, कुछ इधर धक्का खा रहे होंगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है कि वो बहुत सबसे वीकेस्ट बॉन्ड इन्हीं के बीच में होता है, जिसको ब्रेक करना सबसे आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इन केस ऑफ गैसेस थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। To state the condition of gas, its volume, pressure and temperature must be specified. अगर हम ये नहीं करेंगे तो कभी भी हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, सबसे कम कहाँ होता है भैया, रियल गैस, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसकी बात करते हैं, वो क्या है, आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेटिकल गैस है, लेकिन वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसीलिए कह रहे हैं रियल गैस के बारे में मैंने बोला। बट इन न्यूमेरिकल्स यू विल गेट आइडियल गैस, ठीक है। तो जब फिजिक्स कह रहा है कि इसमें पढ़ो तो हमें क्या दिक्कत है ना। तो ये एक पैरामीटर है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या, जीरो का मतलब क्या है, आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना। दो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, आप एक को हटा दो आराम से, किसी प्रकार का आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। जीरो मतलब न्यूट्रल, इसको आप जितना दोगे, जिस डायरेक्शन दोगे उस डायरेक्शन में चल देगा। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज रेस्ट पे है, तो रेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो आइडियल हो गया, फिर रियल, फिर लिक्विड और फिर क्या जाएगा, सॉलिड। एट अ गिवन टेंपरेचर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर ऑल। किसी एक फिक्स्ड टेंपरेचर पर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फॉर आइडियल गैसेस दैट इज 0, ठीक है, एंड मिनिमम फॉर सॉलिड दैट इज नेगेटिव। अब यहाँ पर नेचर की बात होती है, नेचर नेगेटिव, नेगेटिव में अगर आप -100 लिखोगे तो हमेशा 0 से कम माना जाएगा, और 0 विल बी ट्रीटेड एज ए मैक्सिमम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम फॉर आइडियल गैसेस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड, सबसे कम किसके पास होती है, सॉलिड के पास। फटाफट पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखिए, ये आप लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस चैप्टर, ठीक है। लिखो लिखो लिखो। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ नोटेशंस की, जो चैप्टर में बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था कि हम मोलर अमाउंट ऑफ गैस को यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसके फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर इसको n अपॉन n0 से डिनोट कर सकते हैं। n0 क्या होता है, अवगाद्रो नंबर, ये कांस्टेंट होता है, आई थिंक केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, है ना। जिसके लिए होती है 6.023 ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, इसको अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कन्वर्जन है बच्चे, ठीक है, कैलोरी में कन्वर्जन है, इसलिए वैल्यू चेंज है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2 म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, मोल के लिए। मैंने आपको फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाया था कि एसआई में 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जिसमें एक क्या पढ़ाया था मैंने, मोल। समझ में आ रहा है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, हमेशा सिर्फ उसका ही नोटेशन हम यूज कर सकते हैं इन रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन, अगर आपको ये बात याद हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया, म्यू डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आएगा म्यू पावर -1, और थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ टेम्परेचर, थीटा -1। इस पे आर क्या है, इस पे गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर दैट इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सब फॉर्मूले याद होने, टिप्स पे होने चाहिए आपके, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसको निकालना है, तो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 10 पावर -23। ये क्यों बता रहा हूँ, ये जब पता है तो इमरजेंसी में ये भूल जाओ तो एग्जाम में इससे भी काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वैल्यू कैसे आई, ये इसका फॉर्मूला है, जनरली जरूरत नहीं पड़ती, गिवन होता है। एम जानते ही हो, मास, ठीक, कैपिटल मास ऑफ गैस। यहाँ पर ध्यान रखना, स्मॉल और कैपिटल एम में डिफरेंस है। यहाँ पर गैस का टोटल मास दिया, ये आपका मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल से बना होता है ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो फिर एक हम कहेंगे अमाउंट ऑफ, तो फिर वही हो गया कि मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्मॉल एम से कैपिटल एम मास ऑफ गैस। mw जानते हो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एन आपको बता दिया नंबर ऑफ गैस
मॉलिक्यूल, और स्मॉल n बिकॉज ये और ये कन्फ्लिक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको डिफाइन किया गया मॉलिक्यूलर डेंसिटी। किताबों में अलग अलग ले सकते हैं, रो भी यूज करते हैं कई लोग, और कहते हैं PV = nRT बोलते हैं, मैं बोलूंगा PV = μRT। ठीक है, तो उन दोनों का मतलब समझ, मैंने कितनी बार बोला है कि सिंबल पे मत रटो, उसका मतलब याद रखो। ठीक है, फिर क्या होता है गैस की डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर दो डेंसिटी है, एक तो उसके स्ट्रक्चर की डेंसिटी और उसके अलावा आपकी गैस की डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया आपका रो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको m × n भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, ये नोटेशन तो लिख लो पहले, जल्दी लिखो। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनटीपी और पढ़ेंगे एसटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दोनों की वैल्यू आपको याद भी करवाएंगे, वो भी करना है। हम पढ़ा लेते हैं, फिर लिखिए। ठीक है, देखिए एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वैल्यूज क्या क्या है इसमें, याद रखने वाली बात क्या है, इसमें जो टेम्परेचर होगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और आप केल्विन में करोगे तो 0 + 273.15 करोगे, यू विल गेट 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल। इसी चीज को लिख सकते हैं 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम इन एसटीपी एज वेल एंड प्रेशर विल आल्सो रिमेन सेम, बट आपका क्या हो जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बहुत माइनर सब होगा सर, इसमें क्या अंतर है भाई, ये 5 है और वो 6 है ना, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, गैस है ये, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आइडियल गैस की बात कर लेते हैं। आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या है, ऐसी गैस जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है इसमें नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक्सेप्ट क्या है 0 केल्विन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखिए फटाफट। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि अब क्या हो जाएगा 0 गैस मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक, लास्ट 1 मिनट रुक जाओ। आइडियल गैस कंसेप्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे देखो अ गैस व्हिच फॉलोज ऑल गैस लॉ एंड गैस इक्वेशन एट एवरी पॉसिबल टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल और परफेक्ट गैस। आइडियल गैस मॉलिक्यूल कैन डू ओनली ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, so their kinetic energy is only translational kinetic energy. Ideal gas cannot be liquefied because of IMF is intermolecular force is 0. ये IMF का मतलब intermolecular force होता है बच्चे। ठीक, potential energy of ideal gas is 0, so internal energy of ideal gas is perfectly translation kinetic energy of gas. It is directly proportional to the absolute temperature. अब जिसको नहीं पता है ये बात, एक सिंपल सी टोटल एनर्जी क्या होती है बेटे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर ये 0 है भैया, तो जो भी एनर्जी वो कौन सी है, काइनेटिक है। ठीक है, तो आप किसी चीज को सिंपल कर सकते हैं अपने पुराने कंसेप्ट को यूज करके। ठीक, तो यहाँ पर गैस विच, ये तो हो गया रे, रिपीट हो गया। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0, सो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस परफेक्टली, ये भी हो गया। जैसे ये रिपीट हो गया, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, हाँ, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंज विद द टेंपरेचर, और रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। ये सब चीजें जो है, अब यहाँ पर जब आपको आइडियल से अलग का रिलेशन दिखा दिया जाए, तो कह रहे हैं कोई नॉर्मल गैस है उसको आइडियल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेंपरेचर हाई करो और प्रेशर लो करो और डेंसिटी भी लो। गैस मॉलिक्यूल हैव point mass and negligible volume and velocity is very high, that is 107 centimeter per second. That's why there is no effect of gravity on them. इसी वजह से उनकी इतनी हाई स्पीड हो जाती है कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आपको कंटिन्यू कराएंगे, पहले आप ये लिखो। ठीक, चलिए ये लिख डालिए फटाफट। ठीक है, कंटिन्यू करें। चलो, हम लोग ने पढ़ लिया व्हाट इज आइडियल गैस और रियल गैस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, फिर हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, एंड हम लोग ने ये भी जान लिया कि इसको लिक्विडिफाई नहीं कर सकते, है ना,
क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? ओके चलो, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको इंटरनल एनर्जी के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक चीज का एक रिलेशन बना लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर वी कैन से कि इंटरनल एनर्जी जो है, कह सकते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसको देखकर वी कैन से इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, लिखिए डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसका मतलब है वी कैन से कि ट्रांसएक्टिव प्रोपोर्शनल क्या है आपके टेम्परेचर के। हमें एक रिलेशन मिल गया फॉर अ सब्सटेंस। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाला हूं, तो लिखिए यहाँ पर फॉर अ सब्सटेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी है और एक आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमें पता है आई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ लिखेंगे सिंस यू काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और यूपी किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। एंड यूपीई डिपेंड्स ऑन, बहुत प्यारा चैप्टर है, एक बार में आपको तैयार हो जाएगा, बस साथ दीजिएगा मेरा थोड़ा। ठीक है, ऑन आईएमएफ वेव। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। अब आइडियल के लिए भी ऑलरेडी नो कि आईएमएफ क्या होता है, जीरो। तो यूपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम दैट इज जीरो, है ना। और जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, डन हो गया। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक हीट की, ठीक है, स्पेसिफिक हीट की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, है ना। ये सिर्फ मटेरियल के साथ चेंज होता है, ये किसी टेम्परेचर या किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज, वैसे यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, कांस्टेंट होता है और डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ठीक, चलिए ये इतना नोट कर लीजिए, डन। अब आगे बढ़े, चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, दैट इज रिटन एज PV इज इक्वल टू म्यू आर पी। वेरी गुड, लिख लीजिए। ठीक है, हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब आपको सारे जो नोटेशंस लिखवाए थे मैंने, कहीं ना कहीं वो आपके पास होना चाहिए, जिसको आप देखकर वेरीफाई कर लें। ठीक है, डन। तो हम लोग मास को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अवोगाद्रो, कैसे, स्मॉल m इनटू n, है ना। क्या n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और mw को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इनटू n नॉट, दैट इज अवोगाद्रो नंबर। यहां से एक नया मॉडल बनता है n अपॉन n नॉट। ठीक है, यहाँ पर RT मिस हो गया था तो मैंने लिख दिया वापस, डन। ठीक है, बहुत बेसिक है, आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें से देखिए क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये तो कट गया सर, है ना। फिर क्या बचा यहाँ पर, हम लिख सकते हैं R अपॉन n नॉट इंटू NT, और R अपॉन n नॉट को मैंने क्या सिखाया था आपको, K दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, इस कैन बी रिटन एज K। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया, PV इज इक्वल टू n K T, है ना। कर सकते हैं।
तो यहां से हमारे पास कुछ रिलेशंस बन गए, जैसे कि मैं कह सकता हूं P अपॉन रो इज इक्वल टू, ठीक है, RT अपॉन MW इज इक्वल टू KT अपॉन M, ठीक है, ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? किसी को अगर नहीं आया तो मुझे बताओ। हमने कन्वर्जन का यूज किया है, हमने क्या किया है? कन्वर्जन का यूज किया है। वॉल्यूम का आई कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी इज योर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास को इधर से भेजेंगे इधर तो क्या बन जाएगा आपका? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? KT, और अगर टोटल गिन लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लायर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस तरीके से हमने क्या बना दिया? MW बना लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने रिलेशंस कैसे कन्वर्ट किए हैं, ये जो हमने रिलेशंस निकाले इसी को आगे पीछे करके हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए K के बारे में लिख लीजिए, K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होता है। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाएं। गैस लॉ, इसको बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, for a given mass of an ideal gas at constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to its pressure। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है गैस का वो किस पर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके ऊपर? प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं V is inversely proportional to pressure keeping T constant। तो यहाँ पर लिखेंगे T क्या है आपका? कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर हम m, मास तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, अगर हम वो चेंज कर देंगे तो हम m को भी लिख लेंगे। क्या है भाई? ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं इससे एक नया फॉर्मूला बनता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मतलब जो ये रेशियो मतलब मल्टीप्लायर है ये चेंज हो रहा है इस तरीके से कि प्रेशर इंक्रीज, यही बात हो गई। इसे लिख लो 2 into 4 is equal to 4 into, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट ऑलवेज रिमेन्स। बस ध्यान ये रखना है कि हमने टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखना, ठीक है, ओके। तो पहला ग्राफ बनेगा, क्योंकि अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा, डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये इससे क्या फायदा होता है? स्टडी कैसे करते हैं? देखिए एक सिंपल बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, ये वॉल्यूम देखो कम, प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा, बीच में है ना, यहाँ पर वॉल्यूम भी है और प्रेशर भी है, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और प्रेशर, तो ये सबसे बेहतर होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये हो गया। अगर हम देखें प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर। किसी एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं। मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम को आप बढ़ाते जा रहे हो और प्रोडक्ट को देखोगे, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, बिकॉज प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कैसे? P1V1 P2V2। इस तरीके से PV और P का बनाएंगे तो P को चेंज कर रहे हैं तो PV तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो। समझ में आ गया? ये हो गया बेसिक। ये समझ, ये ग्राफ से स्टडी करना समझो, PV हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ओके चलो हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है चार्ल्स लॉ। छोटे छोटे लॉ हैं, ठीक है, एक एक पैरामीटर चेंज करेंगे। अभी हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे हम लोग? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े और आखिरी में हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे? गेल-लुसाक्स लॉ में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर और टेम्परेचर को वेरिएबल कर देंगे। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपका? एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर को कांस्टेंट रखो, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट। फिर से लिख लो, मास एंड प्रेशर इज
कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब रेशियो V अपॉन T इज ऑलवेज क्या है? कोई एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं या फिर ऐसे कहते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये दोनों ग्राफ में क्या है, ये पहले समझ लो, सिंपल है। V अपॉन T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर V एंड व्हाटएवर T। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? बिकॉज पावर लीनियर है तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कभी बनाना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे समझा करो? y इज इक्वल टू kx है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो k क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन है तो दोनों की पावर सेम, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा तो सीधी इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे से x भी बढ़ेगा, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। डन। चलो नेक्स्ट है आपका गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पीछे हमने क्या किया? प्रेशर कांस्टेंट रख लिया और पहले वाले में टेम्परेचर, इसमें क्या करेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? m एंड v। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P अपॉन T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ये आपका समझ में आ गया? हो गया? अरे तो बताओ यार। अवगाद्रोस लॉ देखिए, इसमें पढ़िए। अकॉर्डिंग टू इट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से सुन लो, कह रहे हैं जब तापमान सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, तो बराबर वॉल्यूम की अलग अलग गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो N1 इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं? N2 एट सेम T एंड P। ठीक, समझ में आ गया? और यहाँ पर V भी। ठीक है, T V T अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू इट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब गैस 1 प्लस गैस 2 प्लस गैस 3, इनके बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिएक्शन। ठीक है, बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। यही है आपका डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डन। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, सारे लग जाएंगे। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री सेल्सियस इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.5%। अब 0.5% पता है ना कैसे करोगे, 1.05 इंटू पी, तो नया प्रेशर मिल जाएगा। सिखाया था ना मैंने 0.5% कैसे, अरे यार 1% सिखाया था मैंने, है ना, तो 1.005 होगा, सॉरी, है ना, 005 हो जाएगा। देखो 1% के लिए क्या सिखाया था मैंने, 0.01, ठीक। अब 0 इसका भी आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, क्या देगा 0.005, है ना, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए, तो अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो एक ही आखिरी यही ट्रिक बची है मेरे पास, और कुछ नहीं बचा, ये इसको 100 से भाग के लेना, हो जाएगा 0.005 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए, फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एट कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख लो कौन सा लॉ लगाना है। देन व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, तो कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, पहला सवाल करो, कैसे करोगे, अभी पढ़ाया है, पन्ने पलटो सारी, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अभी पढ़ा था, वॉल्यूम कांस्टेंट पढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट पढ़ा, उसमें हमने ये पाया था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे रिमेनिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो करो, क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, पी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इन टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100, जो भी पैरामीटर चेंज होंगे वो दोनों तरफ बराबर होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। अब आंसर निकाल लो। और कितना चेंज दिया हुआ है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 0. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो रुको तुम लोग, क्या इधर देखो, ये प्रेशर इंक्रीज कितना दिया है, ये इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एनर्जी याद है, एनर्जी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या सिखाया था, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना कर दो, तो जब यहाँ 0.5% इंक्रीज परसेंटेज में दिया है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब क्वांटिटी एनर्जी की जगह क्या आ गया, प्रेशर, अभी जस्ट पढ़ा के पीछे आ रहे हैं, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, अब अगली बार नहीं बताऊंगा, याद कर लेना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली बात होगी तो मुझे फॉर्मूला तुम बना के दिखाओगे, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, अब क्योंकि जैसा चेंज इधर आएगा वैसा ही चेंज इधर आएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर किसी ने पूछ दिया है, डिक्रीज इन टेम्परेचर पूछ दिया, तो हम अगर प्रेशर का पता है तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा ना भाई। इसकी वैल्यू कितनी है रे, 0. कर लो यार, और कितना टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 5 गुणे 100 बटे क्या आ जाएगा, 0.5, है ना, 5 डिग्री दिया हुआ है ना, तो क्या दिया है, डेल्टा टी अपॉन क्या दिया हुआ है तुम्हें, टी, टी निकाल लो तुम, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा टी आपका 5 दिया हुआ है, तो देखो हम कर दे रहे हैं, फिर भी 5 इंटू 100 अपॉन टी, टी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 100 अपॉन 0.5, है ना, ये कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है बेटा, ऐसे हो गया ना। अरे बेटा ये 5 बटे 10, 10 ऊपर जाएगा, 5 एक कम 5, 10 गुणे 100, 1000, ठीक है, आगे बढ़ जाए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एट एसटीपी, कैलकुलेट करके दिखाओ, कैसे करोगे, इसमें केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री लग रही है, कैसे करो, केमिस्ट्री भी नहीं आती सर, है, चलो करो, हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हाँ, तो आर इज इक्वल टू पीवी बाई टी ले लें, ठीक है, करो, 1 मोल के लिए हम कर रहे हैं सिर्फ सॉल्व, ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या कर दी हमने, 1, लिखिए 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, 22.4, ठीक है, वैल्यू पुट कर डालो, तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंटेन्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, है ना। अब लीटर को कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में करो, है ना, तो क्या आ जाएगा
एक 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, है ना। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना लोगे, Hg वाला ले लो, है ना, या फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो। तो Hg के लिए क्या होगा, प्रेशर एसटीपी के लिए होता है, लिख लीजिए 700, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था इन टर्म्स ऑफ Hg, अरे पीछे पढ़ा के आया हूँ बॉस, वहां पर 1 एटम की मैंने वैल्यूज भी लिखवाई हुई हैं। इन टर्म्स ऑफ Hg अगर आपको करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिलीमीटर कर दीजिए पहले मीटर में, तो हो जाएगा 760 इंटू 10 पावर -3, फिर Hg के लिए लिख दीजिए इंटू क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू क्या आएगा 9.80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप टेम्परेचर निकाल लो, इसके बाद क्या जाएगा 9.8 और पूरा आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है आपका टी, टी क्या लोगे, एसटीपी पे 273.16 होता है, क्या होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। एनटीपी पे यही वैल्यू हो जाती है 273.15, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आएगा 8.314। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट प्रेशर कितना है रे 760 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई, वही है, उठा लो, नहीं वो हमें दे दो, ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू पावर अपॉन क्या आ जाएगा 273.16। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अरे निकाल लो, क्या क्या जाएगा, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। क्या क्वेश्चन इतना छोटा, आंसर इतना बड़ा अरे यार इसमें इतना भी कठिन नहीं, -3 + 3 ऐसे कट जाएगा, वो -3 रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। आओ आगे आओ, तुम पीछे कहाँ बैठे बेटा, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। A closed container of volume 0.02 meter cube contains a mixture of neon and argon gases, ठीक है, at a temperature of 27 degree Celsius and pressure कितना है 10 to the power 5 Newton per meter square. The total mass of the mixture is 28 gram, ठीक है। If the ground molecular weight of neon and argon is 20 and 40 respectively, molecular weight दिया हुआ है, find the mass of the individual gases in the container assuming them to be ideal। क्या मान रहे हैं, इनको आइडियल मान लिया, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको गिवन है, कैसे निकालोगे, आपसे क्या पूछा गया है, एम पूछा गया है ना, करो। मॉलिक्यूलर वेट देखो म्यू कितना है, इसमें क्या हो जाएगा, मिक्सचर कर रहे हैं तो पहले मान लेते हैं मास ऑफ क्या है नियॉन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20 प्लस मास ऑफ आर्गन कितना है ये 40, करो इसको, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, हमें पता है इट इज गिवन दैट मास ऑफ नियॉन प्लस मास ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 28। तो मास ऑफ आर्गन में लिख सकता हूँ 28 माइनस, तो मैं इसको फिर से यहीं से चेंज कर देता हूँ, सिंगल वेरिएबल हो जाएगा ना, ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, है ना। सॉल्व करो इसको,
कितना आ जाएगा? तो एक्चुअल में आंसर आ जाएगा आपका 28 प्लस m अपॉन कितना आएगा ये 40, कितना आ जाएगा 40, ठीक। अरे mn कर लेना इसको, ठीक है, गलत है कुछ? अरे करके देख लो, एलसीएम 40 आ रहा है भाई, ठीक है। फिर ये 20 है तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा 2, तो 2mn माइनस mn बचेगा mn प्लस कितना आएगा 28, यही तो आएगा, है। म्यू मिल गया पहला इक्वेशन, ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 1। देन आपका म्यू का दूसरा फॉर्मूला क्या है? पीवी इक्वल टू म्यू आरटी होता है, तो पीवी अपॉन आरटी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो इसका, कितना आ रहा है ये सॉल्व करिए। पी कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, v कितना दिया हुआ है 0.02, ठीक है, और r कितना दिया हुआ है 8.314, ठीक है, और t कितना दिया हुआ है 27, केल्विन में कर लेना बस भाई इसको। 27 प्लस 273 कितना होता है 300, कितना होता है 300। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये 0. करो यार इसको सॉल्व करो। ये 2/100 लिखा हुआ है, 2/ क्या लिखा हुआ है 100, और यहाँ 4 0 हो गए, सब कट गए, बचेगा 8.314। देखो हम बता देते हैं, एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 20/3 × 8.314। रखोगे कैसे? अरे गधों, 2 0 इससे आया इधर, 10⁴ हो गया, एक सा कट गया, अब चाहो तो एक और निकाल लो तुम, ठीक है। तो ये हो गया, 8 या 24 होता है बॉस, ध्यान रखना थोड़ा। जब इसको सिंपल से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। ये है, अब इससे सिंपलीफाई क्या किया जाए। अब जब 0.8 आ गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में म्यू पता ही है, उठा के पुट कर दो, mn मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 फ्रॉम 1 and 2, 0.8 इज इक्वल टू 28 प्लस mn अपॉन 40, मल्टीप्लाई कर दो 30, अच्छा 32, ठीक है 3.2, हाँ तो 32 आ गया ना। 32 माइनस 28 इज इक्वल टू mn, कितना आ गया mn इज इक्वल टू 4 ग्राम। आपको ग्राम कैसे कर दिया, तो आपने सर गलत किया आपने। अरे भैया ग्राम में ही वैल्यू ली थी हमने, जब ग्राम में ली थी तो ग्राम में तो आंसर आएगा, ठीक है। हमने ग्राम में लिया था भाई साहब, देखो 28 माइनस mn किया है, तो आंसर भी क्या आएगा ग्राम में। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमने म्यू की वैल्यू ली है। तो मास और आर्गन कितना हो जाएगा 24 ग्राम। खत्म करो यार, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। मास और आर्गन कितना हो जाएगा 28 माइनस 4 दैट इज 20। अब बताओ इसमें क्या था, दिमाग लगना था कुछ? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सब कुछ इजी है तो कैलकुलेशन भी इजी दे देंगे क्या? कैलकुलेशन वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन भी नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब तुम जैसे मल्टीप्लाई करते हो, अभी भी आदत नहीं छोड़ पाई, इतने दिन सिखा रहा हूँ मैंने, इतना सिखाया है कि 10 की पावर को सबसे पहले सॉल्व करो, सबसे पहले डिवीजन कभी मत करो, मल्टीप्लाई कभी मत करो, सबसे आखिरी में जब कुछ ना दिखे तब शुरू करो, और डेसिमल को सबसे पहले रिमूव कर दो। जिंदगी में खुशी चाहिए तो डेसिमल हटा दो, है ना। आज जब तुम्हें मिल जाएगा अंदाज, देखो अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया की होता है यहाँ यार, ये देखो ना, ठीक है 8.3 मान लो इसको, तुम्हारा आंसर जो है एमसीक्यू में एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन आसपास आ जाएगा, और नीट और उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जाएगा आपका 24.9, है ना, डिवाइड कर लो यार, ठीक है। 24 करके कोई करेगा तब भी उसको आंसर 7.0.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको पता है कि जब उसने ज़्यादा छोटी वैल्यू बड़ी ली है तो फिर इसका मतलब है उससे और आएगा कम, है ना। इस तरीके से आंसर आ जाता है, तो टाइम बचाना होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऐसे ही करना है। कैलकुलेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। Calculate the temperature of the sun if density is 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना है 1.4 × 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटम, ठीक है। एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इन द सन इज 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। आर दिया हुआ है, तुमसे टेम्परेचर पूछना है, निकालो भैया। एक ही फॉर्मूला ही है, वही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पीवी इज इक्वल टू
आपसे क्या पूछा गया है, टी। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू आपको पता है, एम अपॉन क्या होता है, एम डब्ल्यू, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। म्यू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो नया फॉर्मूला क्या बन गया, रो वी अपॉन डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, तो अपने क्वेश्चन के गिवन के हिसाब से मैंने नया फॉर्मूला अपने लिए बना के तैयार कर लिया। ऐसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। करिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा पी वी अपॉन म्यू रो वी, और चला जाएगा ऊपर, क्या चला जाएगा, एम, ठीक है, समझ में आ गया। तो पी एम डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये रो है और यहाँ म्यू क्यों आ रहा है, म्यू कहाँ से आ गया, यहाँ आर होगा ना, यहाँ आर था, यहाँ पर आर था, अरे म्यू की तो वैल्यू पुट करी हमने, ठीक है। ये हो गया, अब सारी वैल्यूज पता है, आंसर निकाल। अब तो सिर्फ आंसर रह गया, बाकी सब तो हमने लिख दिया। पी कितना है भाई, 1.4 10 पावर 9। अब देखो वहाँ पे एटम में दिया हुआ है, ध्यान करना उसका। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 10 पावर 5, ये तो होती है ना, पीछे जाके देखो पढ़ाया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, 1.4 ग्राम है ना, उसको भी चेंज कर लेना, ठीक है। हाँ हो गए, सारे हो गए, हाँ ठीक तो है। 2 × 10 पावर, ये 2 ग्राम है ना, तो उसको किलोग्राम में करोगे 10 की पावर -3, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 1.01 10 पावर 5, ये कन्वर्जन हो गया, अरे एटम को कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 × 10 पावर -3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.4, उसको भी चेंज करोगे, ग्राम को कैसे करोगे, किलो को 1000 मल्टीप्लाई करोगे, और क्या जाएगा आपका, ये नहीं आ रहा क्या, किसी को कोई दिक्कत लग रही है क्या, पूछ रहा हूँ, बताओ। अरे कहूँ ग्राम को करोगे 10 की पावर, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन इसकी यूनिट तो देखो यार, है ना, तो ऊपर लागू तो प्लस में नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 8.4। लो कर लो, इसका आंसर निकालो इन केल्विन। हर्षित तुम बताओ, बाकी लोग करिए। करो जरा, कैसे करोगे, कैसे करो, कैसे करो, मुझे पता, मैं लिख दिया, आंसर तो आ गया, लेकिन तुमने कैसे करना है, बाकी लोग करो अपना जो करो, जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। 9 चलो एक ग्राम को किलोग्राम में करते हैं, तो ग्राम किलोग्राम में करेंगे तो 1.4 के बाद आ जाएगा, ग्राम है तो किलोग्राम में 10 की पावर -3, और इंटू में जब ये ऊपर आएगा तो माइनस में रहेगा, तो मीटर भी ऊपर आएगा तो माइनस में रहेगा, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -2 है ना, और -2 और बाहर क्या हो जाएगा आपका 3 है, -6 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर +6, क्या बचेगा 10 की पावर +6, ठीक है। और जब +6 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये 1.4, और देखो x की पावर m इंटू x की पावर n,
-3 + 6 बचेगा +3। कुछ बचा? समझ में आया? ऐसे होता है, पूछ लिया करो ना आए तो, थोपड़े पे तुम लोग के दिख जाता है मुझे, ठीक है। तो 1.4 × 1000, ठीक है, ऐसे आया। फिर उसके बाद हमने r की वैल्यू ऊपर से उठा करके पुट कर दी। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना रह गया है। तो देखो 1 2 3 ये गया, ऊपर अगर जाएगा तो ये माइनस में एक और जोड़ेगा इसको। तो ये देखो 3 और ये 3 6, तो मैं 6 तो गायब कर सकता हूँ इसमें से। मैं तो कहता हूँ ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, यहाँ क्या जाएगा +3, है ना। ये देखो 1.4 यहाँ भी है, 1.4 ये भी कट गया। अरे बचा क्या फिर क्वेश्चन में है? 2 का टेबल नहीं आता है, बस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं खास। कर लो, कितना आएगा 2.4 × 10⁻7, यह जाएगा 2.4 × 10⁻7 केल्विन। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ जाएं, चलिए। ये है टेम्परेचर। एट द टॉप ऑफ माउंटेन अ थर्मोमीटर रीड्स 7 डिग्री सेल्सियस एंड बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर, प्रेशर मेजर करता है क्या? At the bottom of the mountain they read 27 degree Celsius and 76 centimeter of Hg। मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है ना। फिर compare the density of the air at the top, मैंने with that of the bottom। चलो ये छोड़ो, ये बताओ, मैंने तुम लोग बताया था कि प्रेशर अगर आपका इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? प्रेशर अच्छा ये बताओ, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है ना। हम प्रेशर घटा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। और फिर यही अगर हम बात करने लगे उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने कहा था खाना नहीं पकता पहाड़ पे, क्यों नहीं पकता? ज्यादा हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होता है। अच्छा प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है? तुम बताओ नीचे, प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है? तो हम लोग का खाना माउंटेन पे नहीं पकता, ऐसा हमने बताया था। उसका रीजन क्या है? अच्छे से नहीं पकता क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, यही तो बताया था। चलो ठीक है। कंपेयर डेंसिटी ऑफ द एयर, तो मतलब देखो तुम इसको देख करके मुझे बताओ क्या है सिस्टम, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वही लगना है हर जगह, PV = μRT। PV तो मास अपॉन हो जाएगा, ठीक है। करिए कन्वर्जन अपने हिसाब से, बनाइए फॉर्मूले को, ठीक है। हमने रिलेशंस भी लिखवाए थे, याद है? जब आपको एक अभी पढ़ाया, जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात ही नहीं कर रहा तुम लोग से, उम्मीद ही नहीं है, इसकी बात कर सकता हूँ मैं। ये एक बनाया ना मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ P अपॉन ρT = R अपॉन MW। लिख दूं? अभी पीछे दिखाया मैंने, P अपॉन ρT = R अपॉन क्या हो गया? अरे यार इतना सिंपल है, वॉल्यूम को चेंज कर दो ना। डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी। मास कट जाएगा, नीचे डेंसिटी आ जाएगा, T को इधर फेंक दो तो P अपॉन ρT = R अपॉन MW। सामने तो लिखा हुआ है। अरे जस्ट मैंने, भाई तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है भाई। मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। इधर क्या है? मास, ये क्या है? MW, ये क्या है? R, ये क्या है? T। हाँ, T और इधर फेंक दो तो क्या जाएगा? P, तो फिर तो यही आ जाएगा, है ना। ये मैंने वहाँ पे बताया था। चलो कोई बात नहीं। म्यू की वैल्यू क्या होती है? M/MW, और रो क्या होता है? M/V। अब करिए यहाँ पर, MW क्या है और क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं, कहीं पर भी चल जाओ। मॉलिक्यूलर वेट और आपका R, जो कि क्या है? गैस कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता। यही तो पढ़ा है ना अभी तक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करिए सॉल्व। क्या कर सकते हैं? जो चीज़ें कांस्टेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है उनको आप चेक कर लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि R and
MW इज ऑलवेज कांस्टेंट एट टॉप या फिर बॉटम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि P1 अपॉन या फिर P अपॉन रो टी एट सम आपका पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, P में ऐसे कर गया P1 रो 1 T1 इज इक्वल टू P2 रो 2 T2। इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमेशा फिक्स है और ये इसी के सामने रहेगा, चाहे टॉप पे रहे चाहे बॉटम पे। तो इसका जो रेशियो है P अपॉन रो टी, मैंने ये नहीं बोला P कांस्टेंट T कांस्टेंट रो कांस्टेंट, मैंने कहा कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसकी मदद से सॉल्व कर सकता हूँ टॉप और बॉटम के लिए, है ना। P2 किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉटम को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप को, है ना। अब निकाल लो यार वैल्यू, हमें क्या निकालना है, हमें डेंसिटी का रेशियो निकालना है। जो चीज़ें हमें पता है वो हम कर लेंगे, जो नहीं पता है उसको छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है, हम क्वांटिटी को यूनिट चेंज नहीं करेंगे, HG वाला सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पता है क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। चलो हम अब लिख दिए तो हम चेंज नहीं करेंगे। रो 1 यहाँ गया, फिर आपका रो 2 ऑलरेडी था, तो P2 कहाँ आएगा, इधर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 एंड T2 अपॉन, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग को T1 T2 पता है, हमें P1 P2 पता है। अब दिस इज क्वांटिटी ऑफ रेशियो, क्या है ये, रेशियो। तो यहाँ यूनिट सेम है, ये भी कट जाएगा, तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, क्यों करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 70 अपॉन 76 और टेम्परेचर चेक कर लो, ठीक है 7 और कितना है 27, कर लो यार आंसर निकाल लो। केल्विन में करना, लेकिन 7 क्या हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा आपका, देख लो टू 300 ले लेना उसको अप्रोक्सीमेटली, है ना। और इसे कितना आ जाएगा ये आपका, कितना आ जाएगा बेटा ये 280 अपॉन 300, 301 को 300 मान है, सॉल्व करने में आसान रहेगी, ठीक है। अब चाहे उल्टा कर लीजिए, टॉप बॉटम, मैंने कुछ गलत किया है, उल्टा लिखा है, 300 ऊपर जाएगा। रुको यार थोड़ा सा ना लोचा हो गया, एक गलती की वजह से जो है ठीक है। पहले उसको उल्टा करके लिखते हैं, रो 1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू रो 2 P2 अपॉन, है ना, यही आएगा ना, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सही बनाया था, वैल्यू गलत पुट करी है ना, T2 ऊपर रहेगा और ये सही रहेगा। हाँ ठीक है, कर लो सही कह रहे हो, उल्टा हमने कर दिया था। तो ये जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 अपॉन 76, T2 की जगह T1 लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 300 अपॉन 280, सॉल्व कर लें आप, सही आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 0.9868, है ना, ये आएगा, आ जाएगा 0.98। कंपेयर करने के लिए बोलता है, ये इसका आंसर है, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, रेशियो। वेरी गुड, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट
अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम कितना है 500 सीसी। देखो ध्यान से, तुमने क्वेश्चन कर ली काफी ज्यादा, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, तुम्हें सिर्फ ये सब कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है ना। तुम लोग बार बार कहाँ फंस रहे हो, हर बार क्वेश्चंस में दम नहीं है तो कन्वर्जन दे दे रहा है। ठीक, तो क्या करना है आज जा करके, सबसे पहले प्रेशर के जितने कन्वर्जन पॉसिबल हैं वो लिखोगे, ठीक है, टेम्परेचर जितने कन्वर्जन हैं वो लिखोगे, एनर्जी का जितना कन्वर्जन जैसे जूल में हो गया, आपका इसमें कैलोरी में हो गया है ना, ये सब कन्वर्जन लिख डालोगे। ठीक, और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो गई, तो अब हम अगर एचजी के टर्म में लिखते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर हमें एटमॉस्फेरिक से डायरेक्टली किसमें करना है, आपको न्यूटन पर मीटर में करना है, किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट याद कर लीजिए। ठीक, तो जैसे हमें पास्कल लिखना है, तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात होती है, ये हम भूल जाते हैं कभी कभी। एक्चुअली वो जो पास्कल है वो जनरल डेफिनेशन ऑफ जो प्रेशर है उसी से आती है ना, न्यूटन पर फोर्स अपॉन एरिया कह देते हैं पास्कल है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू पास्कल। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं उसको याद कर डालो, लिख डालो। ठीक, क्या है, व्हाट प्रेशर नीडेड, उसका क्या लिखा है, वॉल्यूम कितना दिया है 400 सीसी। ठीक, व्हाट प्रेशर इज नीडेड टू डू दिस इफ द टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टी कांस्टेंट है यार, कौन सा लॉ लगेगा, टी कांस्टेंट वाला केस पकड़ लो और सॉल्व करो। टी कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि रेशियो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 E1 इज इक्वल टू P2 V2, कर डालो सॉल्व। और देखो यहाँ पर हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तुमने कुछ देखा, हो पाएगा, कितना आ रहा है, वेरी गुड। किसमें आएगा, यूनिट चेंज नहीं की तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल आएगा 2.5 एटम, है ना। आपको ये बोलना है, ये चीज आप यूनिट पे ध्यान रखना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो V1 कितना है 500, ठीक है, 2 into 500, और यहाँ क्या P2 नहीं पता है हमें, P2 निकालना है क्या, यस, तो P2 नहीं पता, लेकिन V2 क्या है आपका, कितना है 400, ठीक है। ये देखो रेशियो कट जाएगा, यूनिट को कोई मतलब ही नहीं है, ये यहाँ से कट गया, कितना आ गया P2 इज इक्वल टू, जो यूनिट इसकी होगी वही आंसर की यूनिट होगी, दैट इज 2.5, ठीक है, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, a vessel of volume 8.0 10 power minus 3 meter cube contains an ideal gas of at 300 टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन एंड 200 किलो पास्कल, प्रेशर दिया है, दिस इज किलो पास्कल, कैपिटल के स्मॉल के, ठीक है। द गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू 125, मतलब आपने क्या कर दिया, एस्केप करवा दिया, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड एज्यूमिंग दैट द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो रिमेनिंग आपका जो लीक हुआ है तो या तो रिमेनिंग निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अरे फिर से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लोग कर तो सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लीक हो रहा है, और प्रेशर आपका इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, चलो लिख दो, करो, हम कर रहे हैं, लिखो। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर म्यू लिखेंगे, म्यू कितना आ जाएगा आपका PV अपॉन RT, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स इन द वेसल बिफोर लीकेज और आफ्टर लीकेज, उसकी बात करते हैं, तो हमें उसी का डिफरेंस से हमें मोल मिल जाएगा। वंस वी गेट द मोल तो हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहा था, अमाउंट ऑफ गैस हम मोल से कर सकते हैं। लिखिए, देखिए क्या लिखेंगे, μ1 मान लेंगे, पहले प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। को नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहूंगा यार गैस का वॉल्यूम तो उसके कंटेनर से होता है डिफाइन ना, नहीं बच रहा है ना।
तो वॉल्यूम तो दोनों में सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि μ1 क्या है, बिफोर लीकेज है, तो उसमें प्रेशर कुछ और हो सकता है, V आपका सेम रहेगा, R सेम रहेगा और T सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? और μ2 अगर निकालना चाहते हैं, व्हाट इज μ2? μ2 विल बी इक्वल टू नया प्रेशर लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि एक्सपेंशन हो जाएगा ना जैसे ही तुम निकालोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं मोल निकाल रहा हूँ, मोल का डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ प्रेशर की वजह से वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का लिया जाता है। ये बात रट जाओ, याद नहीं होगी, थोड़ा आज जाके फिर से पढ़ना। जब मैं आइडियल गैस पढ़ा रहा था, मैंने कहा था आइडियल गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम आपका क्या होगा, जब आपने लीक भी करा दिया तो उससे क्या होगा, कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम है वही आपका पहले और बाद में वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये हो जाएगा RT, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे हम, सिर्फ डिफरेंस निकाल लीजिए, μ2 माइनस μ1, आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस, ये हो जाएगा μ2 माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 V अपॉन RT, V दिया हुआ है, RT दिया हुआ है, P1 माइनस P2 भी दिया हुआ है, ठीक है। पहले प्रेशर ज्यादा होगा, बाद में कम। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी जस्ट नीचे, μ2 कितना है रे, μ1 माइनस μ2 लिखो इस पर, नहीं तो गड़बड़ जाएगा, μ1 माइनस क्या जाएगा ये तेरा, P1 V अपॉन RT माइनस P2 V अपॉन RT, V अपॉन RT कॉमन लेगा तो क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2। समझ में आया कैसे बना, जल्दी करो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, कितना आंसर आया, वैल्यू पुट करें, चलो देखो हम कर रहे हैं, ये तो एकदम आसान था। यहाँ देखिए क्या है, दिया हुआ है 200 और बाद में कितना है 125, कितना आ गया डिफरेंस, 75 किलो पास्कल 10 पावर 3 कर ले तू, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, और क्या है बेटा R कितना 8.4 ले लें, 8.4 ले लो, 8.36 होता है, 8.4 ले लो, ठीक है। और क्या है टेम्परेचर 300, सब तो SI में है, कोई दिक्कत ही नहीं, काट डालो, फिर कट पिट कर डालो, जो कितना आ रहा है, ये 2 जीरो कट गया, ये बचेगा 1 और ये जगह -2, ठीक है, डिवाइड कर दो, डेसिमल हटा के ऊपर फेंक दो, नहीं बच्चा, डेसिमल हटा के ऊपर फेंक दो, यहाँ से डिवाइड करो, ये 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। या इसको 8.4 की जगह 8.3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा अप्रोक्सीमेशन में, तो ये जाएगा, अभी करोगे 0.23 समथिंग आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम 0.24, ठीक है। परफेक्टली डिविजिबल बनाना है तो पता क्या कर दो, इसको 8.3 बना दो, ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये थोड़े मोड़े इधर उधर अप्रोक्सीमेशन में आंसर हमेशा राउंडिंग ऑफ करने पे यही आएगा 0.24 मोल, आंसर मोल में ही आएगा, ठीक है। मोल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ गैस को ही रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, डन। आगे बढ़े, 1500 ml of a gas at a room temperature
of 23 डिग्री सेल्सियस इन इनहेल्ड बाय अ पर्सन, अंदर सांस ले लेना, ठीक है, whose body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, if the pressure and mass stays constant, P m constant है, pressure constant वाला लॉ, ठीक है, what will the volume of the gas in the lungs of the person, तो आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये रेशियो वाला हो गया कि नहीं हो गया, V will be directly proportional to T या फिर V upon T remains constant, V1 upon T1 is equal to V2 upon, ठीक है, कर लो, कर डालो सब, तो हमें V2 पूछा गया, V2 is equal to क्या आ जाएगा, ठीक है, सब तो दिया हुआ है यार, बस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, आंसर आ जाएगा, कितना है 1500 है ना, 1500 हो गया आपका वॉल्यूम, ये कितना आ जाएगा 1500, अच्छा देखो टेम्परेचर का यूनिट से तो कोई वैसे मतलब यहाँ पर, लेकिन केल्विन में करके ही करना, ठीक है, बिना केल्विन किए मत करना, तो कितना आ जाएगा भाई 273 प्लस 23 करिए और 273 प्लस 37 दैट इज 296, T1 कितना आ गया 296 और T2 कितना आ गया 310 केल्विन, ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर डालो 296 डालो, ये जाएगा आंसर किसमें आएगा, मिलीलीटर में आएगा, किसमें आएगा मिलीलीटर, तो कितना आ जाएगा 1570.95 मिलीलीटर, ठीक है, ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए, a sample of oxygen is at pressure of one atom, ठीक है, when the volume is 100 milliliter and its temperature is 27 degree Celsius, will the temperature of the gas, if the pressure becomes, what will be the temperature, मतलब आपसे T पूछा जा रहा है, अगर प्रेशर को हम क्या कर दें इंक्रीज कर दें 2 टाइम्स कर दें उसका, ठीक है, और वॉल्यूम क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो सही तो है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, P1 upon T1 is equal to P2 upon, अब तो रट गया है तो कर लोगे तुम लोग, इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, बस टेम्परेचर चेंज कर लेना, ठीक है, आपसे T पूछा गया, T2 पूछा गया, T2, तो T2 is equal to क्या आ जाएगा, T2 is equal to P2 T1 upon T1, है ना, और प्रेशर की यूनिट चेंज बिल्कुल भी मत करना, ये 2/1 और ये T1 कितना है केल्विन में कर लेना, बस इसको 27 प्लस 273 कर लो, कितना आएगा 300, कितना जाएगा 300, T2 कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस ही तो बोला गया है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस कितना डिफरेंस आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, है ना, और ये कितना है 27 में 300 डिग्री का फर्क आएगा, है ना, अरे केल्विन में है आंसर बच्चा, ये दिस इज इन केल्विन, आंसर किसमें बोल रहा है डिग्री, है ना, तो क्या आ जाएगा T2 will be equal to 600 minus 273, कितना आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोला डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना हो जाएगा 327 minus 27 दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस, राइट, हो गया, चूड़ी उड़ी कौन इसे बजा रहा है चलिए देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, तुम कर लो पहले बेटा, कर लो, चलिए रुडोल्फ क्लॉसियस और आपके जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने डेवलप किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को in order to explain the gas law in terms of motion of the gas molecule. The theory is based on following assumptions regarding the motion of molecule and the nature of gases. मत लिखना, ठीक है, ये लिखो, basic postulate for kinetic theory of
गैसेस। क्या हो गया लड़कियों, क्यों इतना हंस रही हो? इतनी खुशी? हाँ तुम कर लो और बताओ और कुछ? Every gas consists of extremely small particle known as molecule. The molecule of a given gas are all identical but are different than those of another gas. ठीक है, याद रखना कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं अलग अलग गैसेस के लिए। ठीक है, आगे the molecule of gas are identical, spherical, rigid and perfectly elastic point mass. उनको बोला गया कि ये कैसे होते हैं? पॉइंट मास होते हैं। ठीक है, आगे देखिए the size is negligible compared to intermolecular distance. इतना कम साइज होता है कि intermolecular distance के कंपैरिजन में बहुत छोटे साइज के होते हैं, या कि इतने छोटे होते हैं कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो आपकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है? मिनिमम 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, दूसरा एजम्पशन देखिए। अब उनका एजम्पशन रिगार्डिंग मोशन। ठीक है, ये सब एजम्पशन मतलब इनको आपको मानना ही है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हम ये सब काइनेटिक थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल, मतलब रैंडम मोशन करते हैं और जितनी भी उनकी पॉसिबल वेलोसिटी हो सकती है वो करते हैं। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, वेरी हाई स्पीड। ठीक है, 0 से इसीलिए बोला ना कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। तो ज्यादा मॉलिक्यूल आपके मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड पर मोशन करते हैं। These are the assumptions taken by those scientists. ठीक है, आगे देखिए अब assumptions regarding their collisions। सब लिखने का मौका मिलेगा, परेशान मत। ठीक है, the gas molecule keep colliding among themselves as well as with the walls of the container। ठीक है, ऐसा ये है, ढेर सारे मॉलिक्यूल बना दिए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, समझे? रैंडम मोशन इस तरीके से। ठीक है, वॉल से जाकर के टकरा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। आगे क्या कह रहे हैं? These collision are perfectly elastic. That is the total energy of before collision is equal to total energy after collision। इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है वो वापस से क्या हो रही है? रिबाउंड होकर के उसको मिल जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है बिना किसी लॉस के। ऐसा ही कोलिजन कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट एजम्पशन क्या माना गया? क्योंकि प्रैक्टिकली हम ये मान के चलते हैं यार, बॉल को अगर हम मारेंगे दीवार पे तो रिबाउंड वाली जो होगी स्पीड वो कम होगी पहले वाले से। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि कोलिजन के टाइम पे कुछ लॉस हो गई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप बॉल ऐसे मार रहे हैं जिससे जितनी स्पीड से मार रहे हैं उतनी स्पीड से वापस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? क्या है? 0। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज इनइफेक्टिव, क्योंकि भैया नेग्लिजिबल मास है, पॉइंट मास है, उस पर क्या ही लगेगा फोर्स। ठीक है, वो क्या है? इनइफेक्टिव है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। देख तो मास भी बहुत कम, ऊपर से बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं, इसलिए ग्रेविटी का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अजम्पशन रिगार्डिंग देयर प्रेशर। फिर से रिवीजन कर लो, फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, कोलिजन के बारे में 3 अजम्पशन मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेटिस्फाई करेगा तभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। मॉलिक्यूल constantly collide with the wall of container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to the wall of the container. Consequently, pressure is exerted by gas molecule on the wall of container. कहते हैं सिलेंडर फट गया है ना, कैसे फट जाता होगा? फट जाती है। तो जब इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का एक इम्बैलेंस होता है तो चैम्बर क्या होता है? फट जाता है। अगर इनर प्रेशर सिलेंडर का क्या हो? ज्यादा हो, आउटर कम हो जाए, प्रेशर डिफरेंस इतना हो जाए कि अब क्या हो जाए? उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है, किसकी स्ट्रेंथ है? किसकी? चैम्बर की। लोहे का बना होता है सिलेंडर, देखो क्यों इतना लोहे का बनाते हैं, उसको प्लास्टिक में बनाते हैं क्योंकि प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। इनसाइड जो एलपीजी की जो प्रेशर होती है बहुत ज्यादा होती है, तभी तो तुम सिलेंडर हल्का से खोलते बहुत आवाज आती है, हाई स्पीड में निकलती है ना। ठीक है, मतलब ऐसे बाकी चीज नहीं याद है लेकिन हाँ सही है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर क्या होता है? चैम्बर पे बहुत हाई होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहते हैं कुकर की सीटी अगर फंस जाएगी तो कुकर फट जाएगा। क्यों? हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इनसाइड प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा और एक टाइम के बाद अगर वो सीटी नहीं उठी तो फिर तुम उठ जाओगे क्योंकि छत भी टूट जाती है, बहुत हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाँ क्या बोले?
हाँ ठीक है, उसको पता है कि प्रेशर जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। assumption regarding density, अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस क्या है? कांस्टेंट है एट ऑल पॉइंट ऑफ द कंटेनर। डेंसिटी वेरी नहीं करती, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, assumption regarding ideal gas, ये लिखो, लिखिए, इसके अंदर हम लिखवा रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखना है। पहले पीछे लिखना चाहते हो? अच्छा रुको, ठीक है। पहला पॉइंट द, ये लिखना है पूरा अच्छे से। गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन they move with all possible velocities in all possible direction. And obey Newton's law of motion. And obeys Newton's law. ठीक है। मीन मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो। एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? जीरो। मीन मोमेंटम क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, चलो देखो, हो गया। आगे लिखिए, मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमेशा जीरो। मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो, ठीक है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर देंगे उसका मीन कभी भी जीरो नहीं होगा। पता है क्यों? जब रैंडम मोशन होता है, जैसे मान लो कोई आपका प्लस एक्स पे जा रहा है और कोई माइनस एक्स पे जा रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ऐड करने पे। लेकिन स्क्वायर कर देंगे, निगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वी क्यूब, इसका ऑड पावर जो भी होगा, ठीक है, या फिर वी टू द पावर 5, इनका भी हमेशा जीरो होगा। क्या होगा? अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बाद फिर तीसरे मॉलिक्यूल जब वो टकराएगा उससे पहले जिसने डिस्टेंस कवर करी है ना, तो उसे कहते हैं मीन फ्री। ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन, ये अगला पॉइंट है, इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टाइम टेकन टू कवर मीन फ्री पाथ। मतलब कह रहे हैं जब कोलिजन हो रहा है, वो जो कोलिजन का टाइम है वो इतना कम है कि
कि अगर कंपेयर करें मीन फ्री पाथ की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसमें जितना टाइम लग रहा है उसके रेशियो में ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और इनका रेशियो क्या होगा, एट एन टी पी इट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 रेशियो 1। कोलिजन टाइम देखो कितना कम है। डन, आगे बढ़ जाए। लिखिए, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखनी है। चलें आगे बढ़ जाएं। लिखिए, व्हेन गैस इज टेकन इनटू वेसल, व्हेन गैस इज टेकन इनटू वेसल, it is uniformly distributed, it is uniformly distributed in entire volume of vessel, in entire volume of vessel, such that its mass density comma molecular density comma motion of molecules etc. in all direction are identical. Okay. Therefore, root mean velocity along x, y and z are equal. Pressure exerted by gas in all direction is also equal. So Px is equal to Py is equal to Pz is equal to, ठीक है। All these assumptions can be justified, यहाँ से conclusion है ये last है, all these assumptions can be justified if
if number of gas molecule are taken very large, number of gas molecule very large, that is 10 to the power 23 मोली, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये सारे एजम्पशंस सही होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़े टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत नहीं है, ठीक है। और अगली क्लास में ही आपका थर्मो भी स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अभी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी।